ये सब कर लिया था। सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है, फ्रेडरिक कुडर ने बनाई थी, ब्रॉड एरियाज पे फोकस करती है। तीन तीन के पेयर में, तीन तीन की ट्राइड में आपके पास 100 वो होते हैं, मतलब टोटल 300 ऑक्यूपेशंस का वो होता है, जिसमें से आप अपना मोस्ट प्रेफर्ड और लीस्ट प्रेफर्ड चूज करते हो। कर लिया था ना ये सब? है भाई? यस सर। इंटरेस्ट की बात करती है, वोकेशनल इंटरेस्ट बताती है, पोटेंशियल ऑक्यूपेशंस बताती है, साथ ही साथ कॉलेज मेजर्स भी बताती है ना। इसके 10 एरियाज पे आए हुए थे हम लोग, है ना। आउटडोर हो गया था, मैकेनिकल हो गया था, कंप्यूटेशन हो गया था, साइंटिफिक हो गया था और परसुएसिव हो गया था। बाबा वंशी की बात चल रही थी ना भाई? यस सर। यस सर। देखा किसी ने निर्मल बाबा जाके सर्च किया कल? नहीं किया? नो सर। चलो आज कर लेना। यस सर। फिर है भाई आपकी आर्टिस्टिक। इसमें जो लोग हाई स्कोर करते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जैसे क्राफ्टिंग। आपकी शायद ईयरफोन, आपकी सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपकी शायद ईयरफोन या माइक आपका सही से नहीं लगा हुआ। सर आवाज आपकी साफ नहीं आ रही, प्रॉपर आवाज नहीं आ रही आपकी ना मेरे पास। या सभी के साथ दिक्कत है? हेलो। हाँ बोलो। सर आ रही है आवाज? हाँ जी बोलो। सर जो लोग इसमें हाई स्कोर करते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, जैसे क्राफ्टिंग करना, स्कल्पचर्स, या फिर नई नई चीज को डिजाइनिंग करना। फिर फैशन डिजाइनर्स होते हैं, अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं कि जैसे नई नई, कुछ लोग होता है जैसे वो ड्रेस वगैरह पे कुछ करते रहते, छोटी चीज बनाते रहते हुए। ठीक है भाई, आप में से जिसने भेजा आप में से जिसने भी भेजा था कल मेरे पास, वो फोटोज भेजी थी 4-5, वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल वाली, उन लोगों का ट्रेट होता है आर्टिस्टिक होना ना। उनको क्रिएटिव काम करना बड़ा अच्छा लगता है, हाथ से स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाना। कुछ लोग होते हैं ना मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं। नाम सुनो, वो जो गोवा के बीच पे और महाराष्ट्र के बीच पे एक है, सुदर्शन पटनायक नाम है शायद उनका। देखिए उनकी कभी सैंड आर्टिस्ट है वो, देखिए गोवा पे सैंड आर्टिस्ट होते हैं। गए हो कभी गोवा? नहीं गए? चलो कोई नहीं, कभी हुआ ना, मैं भी नहीं गया, लेकिन वैसे न्यूज वगैरह में आती रहती है। सुदर्शन पटनायक नाम है शायद उनका ना, अगर आप सर्च करोगे तो वैसे भी शायद मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे सैंड आर्टिस्ट है वो। तो मिट्टियों से मूर्तियां बनाना, उनसे घर बनाना, होते हैं ना बीचेस वगैरह पे बनाते हैं, देखे होंगे आपने मूवीज वगैरह में, तो देखे होंगे मूवीज में, टीवी में। यस। तो ये होते हैं आर्टिस्टिक लोग, पेंटर्स, फैशन डिजाइनर्स। इनमें आर्टिस्ट का ट्रेड बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे होता है। क्रिएटिविटी इन लोगों की बहुत ज्यादा हाई होती है ना। यस सर। तो एक बात बताओ, जो लोग क्रिएटिव होंगे क्या वो इंटेलिजेंट भी होंगे? तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, सही बात है, बिल्कुल वैसे ये क्वेश्चन आपके नेट के पेपर में 1-2 बार आया भी है। क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस में एक लेवल तक की तो रिलेशनशिप होती है, थोड़े एक लेवल तक तो होती है इन दोनों में ना रिलेशनशिप। उसके बाद हमारा आईक्यू की नॉर्मल रेंज क्या है, एवरेज रेंज क्या है? 90 to 110। हाँ, 90 to 110 तक की तो इनकी एक रिलेशनशिप होती है। उससे ज्यादा भी 110 115 तक चली जाएगी। लेकिन उसके बाद अगर इंटेलिजेंस बढ़ रही है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो आदमी क्रिएटिव भी हो, या क्रिएटिविटी बढ़ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान इंटेलिजेंट भी हो। ठीक है, तो एक सर्टेन लेवल के बाद इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी में कोई भी किसी भी तरीके का रिलेशनशिप नहीं मिलता। ठीक है ना, एक इन्वर्टेड यू शेप रिलेशनशिप बोलते हैं इसे, इन्वर्टेड यू शेप, उल्टा यू। ठीक है, एक लेवल तक तो बढ़ रही है लेकिन उसके बाद खत्म।
सर वो आपने 16 पीएच में एब्स्ट्रैक्टेडनेस में ही तो बताया था कि दो अलग अलग होते हैं। जो हाई स्कोर करते हैं वो बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव क्रिएटिव होते हैं, और जो लो स्कोर करते हैं वो थोड़े से ज्यादा इंटेलिजेंट और प्रैक्टिकली होते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच होती है उनकी। इसलिए इसकी रिलेशनशिप को इन्वर्टेड यू कहा गया है ना। इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि इंसान बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो उसका मतलब, देखो हम इंटेलिजेंस का मतलब ना सिर्फ और सिर्फ हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी की वजह से हम ये सोच लेते हैं जिस बच्चे के 90% से ज्यादा आ रहे हैं, 80% से ज्यादा आ रहे हैं, वो इंटेलिजेंट है। हम एकेडमिक्स के बेस पे इंटेलिजेंस नापते हैं, है ना। होता या नहीं होता? यस सर। जबकि एकेडमिक्स एक पार्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकेडमिक्स के बेस पे इंटेलिजेंस नहीं नापी जानी चाहिए। इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, एकेडमिक्स उसका एक पार्ट है। यस सर। एकेडमिक्स में अच्छे होने का मतलब ये हो सकता है कि आप इंटेलिजेंट हो सकते हो, लेकिन ये नहीं हो सकता अगर आपका एकेडमिक अच्छा है तो आप इंटेलिजेंट ही हो। और भी अगर आप डेफिनेशंस वगैरह पढ़ोगे ना, उसको तोड़ोगे उन डेफिनेशंस को, तो उनमें बहुत सी चीजें लिख रखी है। एबिलिटी टू डील विद न्यू प्रॉब्लम्स, एबिलिटी टू एक्वायर न्यू स्किल्स क्विकली। भाई नई प्रॉब्लम, जो नई समस्याएं आती है उनके समाधान में लोग तेज होते हैं, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं। तो एकेडमिक्स का इससे क्या मतलब हुआ, है ना भाई? यस सर। तो आर्टिस्टिक लोग वापस आ जाते हैं। आर्टिस्टिक लोग मेनली वही होते हैं जो लोग क्रिएटिव काम करते हैं विद हैंड्स, विद देयर फीट्स। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि भाई उनके हाथ नहीं होते लेकिन पैरों से भी ड्राइंग बना रहे होते हैं। आता है ना मोटिवेशन वाले जोन में कहीं ना कहीं, तो न्यूज चैनल पे वगैरह देखे होंगे कि भाई जिनके बेचारों के हाथ नहीं है फिर भी वो जो है पैर बना रहे हैं ना, पैर बना रहे हैं, सॉरी, ड्राइंग बना रहे हैं पैरों से, है भाई? हाँ जी सर, देखा है। एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है। असली मोटिवेशन तो वही है, वो क्वाड्रिप्लेग है। उनके दोनों हाथ भी नहीं है, दोनों पैर भी नहीं है, फिर भी बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हैं, बहुत अच्छे स्विमर है वो। हम पता है उनका किसी को? अब बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, उनके दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर नहीं है उस शख्स के, मेल है, आदमी है वो, और फिर भी वो बहुत ही अच्छी ड्राइंग बनाते हैं। और ड्राइंग से भी बड़ी बात देखो, बहुत अच्छे स्विमर है वो, तैराक बहुत अच्छे हैं, स्विमिंग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। सुना है कभी किसी ने उनका नाम? हाँ भाई? नो सर। होमवर्क है फिर ये आपका। अपने आसपास वाली जो आसपास जो चीजें हो रही है ना, उनका थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है भाई? ये चीज आज आपके काम नहीं आएगी। आज आप सोच रहे हो ग्रेजुएशन है, क्या ही काम आनी है, टेस्ट देना है, उसमें सिर्फ साइकोलॉजी आएगी। ऐसा नहीं है, टेस्ट में आपकी साइकोलॉजी आएगी, लेकिन जिस भी इंटरव्यू की पोस्ट के लिए जाओगे वहां से नहीं पूछी जाएगी आपसे। सब्जेक्ट जोन में पूछ लेंगे आपसे साइकोलॉजी, भाई आपका सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो होंगे वो आपसे साइकोलॉजी पूछेंगे। पर वहां पे एक दो लोग एक्स्ट्रा बैठे होते हैं, ठीक है भाई? खासकर जो ये लोग टीचिंग में जाने के इच्छा रखते हैं ना, उनके लिए कह रहा हूँ मैं ये बात। वहाँ पे जब आपका पूरा पैनल बैठेगा, वैसे तो कम से कम होता है 2 तो, वरना मिलने को 1 भी मिल सकता है। 2 तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो सिर्फ आपसे साइकोलॉजी से रिलेटेड सवाल पूछेंगे। उसके अलावा 1-2 और अलग से एक्सपर्ट्स बैठे होंगे, जरूरी नहीं है वो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट्स हों, लेकिन वो कोई आईएएस भी हो सकता है, कोई आईपीएस भी हो सकता है, कोई एचपीएससी का मेंबर भी हो सकता है, या फिर जिस भी बोर्ड का, कोई यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो तो हो सकता है यूनिवर्सिटी का वीसी भी हो या वहां का कोई डीन हो, ठीक है? ओके सर। तो फिर वो सवाल पूछेंगे आपसे, तो वो साइकोलॉजी से रिलेटेड नहीं पूछेंगे, वो थोड़ा सा जनरल पूछेंगे। तो थोड़ी सी अपने आसपास की जानकारी रखा करो, ओके सर। ठीक है भाई? तो बताओगे कल उनका नाम? किनका नाम? निकोलस जेम्स। अच्छा, गूगल पे अभी कर लिया? अभी आप मत बताओ, एक काम करो, अभी मत बताओ, आप मत बताओ अभी, आप अभी मत बताओ, ठीक है? ये आप लोगों का होमवर्क है। क्वेश्चन ये है कि एक बहुत ही बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, इंडिया की नहीं है, चलो एक हिंट ये भी दे देता हूँ मैं आपको। उनके बेचारे के दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, क्वाड्रिप्लेग बोलते हैं इसे ना, जब आपके दोनों हाथ ना हो, दोनों पैर ना हो।
और उसके बाद भी वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है और साथ में बहुत ही अच्छे स्विमर भी हैं। ठीक है, बताओगे ना इनका नाम ढूंढ के? यस सर। क्वेश्चन चलो कल बताना फिर है। पहले लिटरेरी सर इसमें इन लोगों को ना रीडिंग राइटिंग बहुत पसंद होती है, लिटरेचर की तरफ ही ज्यादा होते हैं कि पोएम्स लिखना, उनको पढ़ना, नॉवेल्स वगैरह लिखना, ड्रामास लिखना और स्टोरीज लिखना, और जो भी लैंग्वेज रिलेटेड ग्रामेटिकल चीजें होती हैं वो सब इनको लिखना और पढ़ना बहुत पसंद होता है। सही बात है भाई। इंग्लिश ऑनर्स वाले लोग यही पढ़ते हैं अपने लिटरेचर में। किसी ने कोई प्ले पढ़ा है आज तक? यस सर। कौन सा? स्कूल में पढ़ा है सर। 9th 10th की इंग्लिश बुक्स में था। कौन सा था? बुक्स का नाम याद है? मैं भूल गए। हॉर्नबिल थी या फ्लेमिंगो थी या कोई और थी? सर ये तो हमारे +1 +2 में थी ना, वो 9th 10th में था एक ड्रामा चॉपस्टिक्स का, कैसे था। अभी ग्रेजुएशन में किसी ने इंग्लिश ऑनर्स लिया हुआ है तो वहां नहीं पढ़ा कोई प्ले? सर हम तो साइकोलॉजी ऑनर्स के है ना। तो वो तो ठीक है, लेकिन आपके में सीबीएसई स्कीम भी तो है ना, उसमें किसी ने इंग्लिश का सब्जेक्ट नहीं लिया क्या? तो इंग्लिश में ना ड्रामा नहीं था, सिर्फ पोएम्स ही थी जो हमारे में थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं भाई। तो चलो वापस आ जाते हैं अपने लिटरेरी वाले पे। किस चीज में इंटरेस्ट होता है इनका? रीडिंग राइटिंग में। बहुत ही अच्छे नोवेलिस्ट, बहुत ही अच्छे राइटर्स, बहुत ही अच्छे ऑथर्स। नाम लोगे दो चार का? चेतन भगत। अच्छा ठीक है भाई, पढ़ते हो आप चेतन भगत को? ठीक है भाई, पढ़ा है कभी विलियम शेक्सपियर? चेतन भगत कभी नहीं पढ़ा? मूवी देखी है बस उनकी बुक की। कौन सी? एक तो वो 2 स्टेट्स और एक हाफ गर्लफ्रेंड। हाफ इतनी ज्यादा नहीं देखी पर 2 स्टेट देखी है। ठीक है भाई चलो। और भाई विलियम शेक्सपियर ये भाई बहुत लेट आ रहे हैं, इनको एंट्री नहीं देंगे। और सब विलियम शेक्सपियर। ठीक है सही बात है बिल्कुल। अरे बता रहे हैं बहुत, किसी का भी नाम ले दो। कितने लोग हैं, इंडिया से स्टार्ट हो जाओ, रविंद्रनाथ टैगोर रहे। नहीं पढ़ा सुना क्या कभी उन्हें? ये सर सुना है सर। ना ये महान लोग जो हो जाते हैं कहीं ना कहीं लिखने लगी जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बहुत ही अच्छे कवि थे, बहुत ही अच्छे लेखक थे वो। तो मेनली जो लिटरेरी में जो लोग अच्छे होते हैं उनको रीडिंग राइटिंग का बड़ा अच्छा शौक होता है। ये ज्वाइन नहीं हो रहा? नहीं थे है भाई, इनको रीडिंग राइटिंग का बहुत ज्यादा शौक होता है, चीजें लिखने का, चीजें पढ़ने का, चीजें सुनाने का लोगों को। अच्छे अच्छे नोवेलिस्ट, अच्छे अच्छे स्टोरी राइटर्स, ऑथर्स होते हैं ये। लैंग्वेज टीचर्स भी कहीं ना कहीं इसमें आ जाएंगे। जो लैंग्वेज टीचर है ना आपके, लैंग्वेज टीचर कौन होते हैं भाई? सर ग्रामर वगैरह जो सिखाते हैं और जो आपको इंग्लिश बोलना सिखाते हैं। इंग्लिश ही नहीं, हिंदी भी, संस्कृत भी। ये जो भी आपके लैंग्वेज टीचर है ना, लैंग्वेज का मतलब भाषा से है, जितनी भी भाषा है ना। कितनी लैंग्वेजेस हमारे देश में मान्यता प्राप्त है? सर 24। पक्का? 22। पक्का? यस सर। 22 ही है भाई। 22 लैंग्वेज को हमारे देश ने मान्यता दी हुई है, 22 लैंग्वेजेस को। और हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी। हिंदी और इंग्लिश है सर। दोनों है, सही बात है भाई, हिंदी और इंग्लिश। आम भाषा हिंदी है, और कोर्ट की भाषा जो हमारे जो ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनकी भाषा इंग्लिश है। ठीक है? यस सर। चले भाई आगे। यस सर। यस फिर म्यूजिकल। इसमें तो आप में से बहुत से लोगों का इंटरेस्ट होगा। उस दिन भी जब आपसे हॉबीज पूछी गई थी तो आप सब लोग कह रहे थे बहुत लेट आ रहे हो। हाँ भाई, यस सर। गाने बजाने में
लोगों को गाने तो सुनाने गाने में, कोई सुनने में, इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में और ये म्यूजिक के बारे में पढ़ने में, उनकी सुर ताल कौन सी वो होती है। और सर शोज सब अटेंड इनको- करते हैं वो लोग, मतलब जो भी उनके जिनको भी वो अपना एज अ रोल मॉडल मानते हैं, उन सिंगर्स के ऐसे कॉन्सर्ट्स वगैरह अटेंड करते हैं। सही बात है भाई, कंपोज करते हैं। सही बात है। उस दिन आप में से कोई बीटीएस का नाम ले रहा था, कोई अरिजीत सिंह का नाम ले रहा था। तो इस लोग क्या है, इनका म्यूजिक में इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इन लोगों को ना, आपके साथ इन लोगों का तो एप्टीट्यूड भी बहुत ज्यादा है। तो मेनली जिन लोगों का म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है वो भी कॉन्सर्ट्स करते हैं, गाने गाते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया उसे बजाते हैं, म्यूजिक के बारे में इन्हें जानना पसंद है और अच्छे म्यूजिशियन बनते हैं ये लोग। ठीक है भाई। ओके सर। फिर है सोशल सर्विस। देखो इसमें बताने का ना ऐसा कुछ नहीं है, जनरल बातें ही है, जो आप लिखे होगे वो इसमें ठीक ही होगा, बस म्यूजिशियन का सोशल सर्विस में मत लिखाना, ठीक है ना। यस सर। तो ये और इसमें सोशल interest- एक्टिविस्ट होते हैं, लोगों की हेल्प करना इनको बहुत पसंद होता है, जैसे एनजीओ वगैरह के थ्रू ये लोगों की हेल्प करते हैं। बिल्कुल भाई, काफी जनरस होते हैं, लोगों की हेल्प करने इन्हें पसंद होता है। ऑल्ट्रिस्टिक या प्रो सोशल, पढ़ाई का भी प्रो सोशल या ऑल्ट्रिज्म, प्रो सोशल बिहेवियर या ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। यस सर। क्या होता है प्रो सोशल बिहेवियर? इस क्वेश्चन पे भी बहुत बार एग्जाम में जो है, मतलब ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम्स में ना। सर जो दूसरों की हेल्प करते हैं, जिनको दूसरों से एम्पैथी होती है, ये किस में आएगा? प्रो सोशल में सर। ऑल्ट्रिज्म में भी ये कहीं आएगा। यस सर। सर प्रो सोशल बिहेवियर में तो खुद का भी फायदा होता है, लेकिन ऑल्ट्रिज्म में मतलब नहीं, बिना फायदा नहीं, नहीं, देखे उल्टा भी है। नहीं 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 नहीं, उल्टा भी नहीं बोल रहे, सीधा भी नहीं बोल रहे, ठीक बोल रहे हो वैसे, लेकिन कुछ थोड़ी सी कमी है। देखो दोनों बिहेवियर ना निस्वार्थ होते हैं बिल्कुल ना, मतलब इनमें सेल्फिशनेस नहीं होती कि भाई ठीक है मैं अगर आपकी हेल्प कर रहा हूं तो आप मेरी हेल्प करोगे, ये बात मान लो, ये बात जान लो पहले, सबसे पहले कि इन दोनों बिहेवियर में निस्वार्थता होती है, सेल्फिशनेस बिल्कुल भी नहीं होती, या फिर रेसिप्रोसिटी का भी भाव नहीं होता कि भाई मैं आज इसकी हेल्प कर रहा हूं तो ये कल मेरी हेल्प करेगा। ठीक है, अब बताओ सोचो एक बार थोड़ा सा कि क्या होता है। तो मतलब ऐसे प्रो सोशल में हम लोगों की हेल्प करते हैं सोच समझ के, और नहीं, उसमें ऑल्ट्रिस्टिक में हम बिना किसी एक्सपेक्टेशन के खुद के बेनिफिट के लिए करते हैं। वो तो मैंने कह दिया ना, इनमें निस्वार्थता होती है, स्वार्थ होता ही नहीं है इनमें, दोनों में नहीं होता। ठीक है ना, तो इस वाले एस्पेक्ट को तो भूल ही जाओ। प्रो सोशल बिहेवियर जो होता है ना, वो होता है उसमें आप लोगों की हेल्प करते हो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। ठीक है, ये हो गया आपका प्रो सोशल बिहेवियर कि भैया आपका कभी फेवर रिटर्न करेगा। ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर भी एक का ये होता है कि इसमें भी आप लोगों की हेल्प करते हो बिना किसी उम्मीद के कि मेरे को कभी ये फ्यूचर में हेल्प करेगा। बस ऑल्ट्रिज्म में थोड़ा सा सेल्फ हार्म हो रहा जाता है कि भाई आप अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी जब दूसरे लोगों की हेल्प कर दो, तो वो ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर होता है। ठीक है भाई, प्रो सोशल तो हो गया, मान लो आपके पास आज को कोई भिखारी आया, उसने आपसे खाना मांगा या पैसे मांगे, आपने दे दिए, ये आपका प्रो सोशल बिहेवियर के दायरे के अंदर आएगा। ऑल्ट्रिज्म होता है किसी जगह आग लगी हुई थी या कोई डूब रहा था, आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस आग में कूद गए, उस नहर नदी पानी झोड़ तालाब में कूद गए और उसकी जान बचा लाए, वो ऑल्ट्रिस्टिक में आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो ये होता है, तो जिन लोगों का सोशल सर्विस का इंटरेस्ट होता है ये सोशल एक्टिविस्ट बनते हैं, जिनमें कि लोगों को जो है लोगों की हेल्प करना इन्हें पसंद होता है, आंदोलनकारी होते हैं, थोड़े रिफॉर्मर टाइप्स लोग होते हैं ये लोग कि भाई समाज में बदलाव आना चाहिए, है ना। जैसे उस दिन बात कर रहे थे बहुगुणा साहब की,
सुंदरलाल बहुगुणा जी, वो भी एक तरीके से सोशल एक्टिविस्ट ही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पेड़ काट रहे हो तो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इस चीज का जो इफेक्ट जो है ह्यूमन लाइफ पे भी आएगा या नहीं आएगा? एनवायरमेंट गंदा हो जाएगा, ऑक्सीजन साफ नहीं मिलेगी, है भाई? यस सर। तो होता है सोशल सर्विस। लास्ट है क्लरिकल, 10th। सर ये लोग जो जो काम जो भी है इनका वो ऑलरेडी जब पूरा हो चुका है तो फिर ये उसके बाद वो उस डेटा को मतलब किसी बुक रजिस्टर में या फिर कंप्यूटर में एक्सेल के थ्रू ये इस तरीके से जो ऑलरेडी डिफाइंड क्लियरली काम हो चुका है उसके डेटा को फीड करते हैं। चलो थोड़ा सा और इसको रिफॉर्म करो, ठीक है कहीं ना कहीं। सर जो क्लर्क डिपार्टमेंट में होते हैं, जैसे सर डाटा को मैनेज करना, उनको एनालाइज करना और सर उनको कंप्यूट करना, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो सारा काम करते हैं सर। ठीक है भाई, इनका पहले से इनका काम जो है ना निर्धारित होता है। देखो जैसे लिख रखा है, प्रेफरेंस ऑफ वर्क दैट इज क्लियरली डिफाइंड। ये लोग वो काम करना पसंद होता है जो पहले से निर्धारित हो, कंप्लीट, एक तरीके से कंप्लीट हो रखा हो, या फिर इनको जो बताया जाए इन्हें वो काम करना पसंद होता है। चीजों को असेंबल करना, लाइब्रेरियन होते हैं इस तरीके के लोग ना, इनको इंटरेस्ट होता है लाइब्रेरी में जाके हम काम करें, जब बुक्स को लाइन वाइज लगाना है, उनके सीरियल के हिसाब से लगाना है, उनके कोड्स के हिसाब से लगाना है। ये लोग अकाउंटेंट होते हैं, लोगों के खाते के बारे में इनको जानकारी रखना इन्हें अच्छा लगता है। क्लर्क हो सकते हैं लोग जो सारा डेटा रखते हैं, वही आपके कॉलेज का क्लर्क है, आपका भी डेटा रखता है, आपके जो टीचर्स हैं, हम लोग हैं, हमारा भी डेटा रखता है ना? है भाई? यस सर। तो इन्हें मेनली वही काम पसंद होता है जो पहले से निर्धारित हो इनके लिए ना काम, इन्हें बताया गया हो, जो इन्हें करना हो। इनका जो काम है बड़ा ही वेल डिफाइंड होता है। सोशल एक्टिविस्ट है, कहीं भी जाके कुछ भी काम करने लग जाएंगे। इन्हें ऑफिस जॉब वाले काम होता है इनका ना, बैंकर्स हो गए जो बैंक में जो ये काम कर रहे होते हैं, मैनेजर, कैशियर, या फिर जो और बाकी जो क्लरिकल स्टाफ होता है वहां का, वो सब क्लरिकल इंटरेस्ट वाले कैटेगरी में आएंगे। ठीक है? यस ओके सर। सर। चले आगे। यस सर। यस सर। ये इसके एडवांटेजेस है भाई। वो जो आपका पीछे वाला था स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी, वो क्या क्या दे रहा था आपको, है ना? पहले तो हेक्सागोनल मॉडल जो रियासेक था, याद है ना कुछ? हॉलैंड का 6 ट्रेड्स, RIA, SEC, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग और कन्वेंशनल। यस सर। एक तो उन पे स्कोर दे रहा था, फिर बेसिक इंटरेस्ट स्केल पे स्कोर दे रहा था, फिर और भी बाकी 2-4 स्केल थे ना, यस सर। उन पे भी स्कोर दे रहा था। लेकिन ये अपना सिंपल सा स्कोर देता है, ठीक है? इन 10 एरियाज में ही स्कोर देता है, तो इसका जो स्कोरिंग पैटर्न है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? और ये सेल्फ एडमिनिस्टर भी कर सकते हो आप अपने ऊपर। उसमें तो फिर भी आपको किसी बड़े, मतलब जो किसी काउंसलर की या किसी टीचर की जरूरत पड़ेगी। इसको आप खुद से एडमिनिस्टर कर सकते हो इस टेस्ट को, ये इसके एडवांटेज है। और साथ ही साथ जो इसकी स्कोरिंग पैटर्न है वो भी बाकी और जो टेस्ट है, इंटरेस्ट इन्वेंटरीज हैं, उनके मुकाबले आसान है, ठीक है? है भाई? यस ओके सर। सर। फिर ये कहते हैं कि भाई जो आपका इसका स्कोर निकल के आएगा, उस स्कोर को आप कन्वर्ट कर सकते हो रियासेक के कंटेक्स्ट में। जो आपका RIA, SEC था ना, जॉन एल हॉलैंड का, जो स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन्वेंटरी में बढ़ रहे थे, यस उसमें सर। कन्वर्ट कर सकते हो ताकि आपको और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। ये भी इसकी एडवांटेज हो गई, ओके सर। है ना? और तीसरा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को आप, जो आपके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो टेस्ट टेक करके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके, जो उसके बारे में जो विभिन्नताओं से भरा ज्ञान है, वो आपको प्रोवाइड कराता है।
ठीक है, ओके सर। एक दो एडवांटेजेस उसमें लेके लिख देना, लेकिन अगर इतने भी लिख दोगे और बाकी जो ये 10 एरिया आ जाए लिख दोगे तो फिर वो काफी सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन, अगर ये क्वेश्चन आए तो किसने बनाया, किस तरीके से जो है मतलब किन लोगों पे एडमिनिस्टर किया जाता है, भाई जूनियर हाई या मिडिल स्कूल के बच्चों पे किया जाता है, फिर क्या क्या देता है, वोकेशनल इंटरेस्ट बताता है, पोटेंशियल ऑक्यूपेशंस बताता है, कॉलेज मेजर्स बताता है। उसके बाद आप ये 10 इंटरेस्ट लिख दो और ये 2-3 एडवांटेजेस लिख दो, इसकी मोर देन एनफ है। ठीक है, ओके सर। तो भाई थैंक यू, आपका आज हेड यूनिट का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट।